नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। लोन वराटू अभियान के तहत 6 लाख रुपए के इनाम वाले 4 माओवादियों का आत्मसमर्पण किया गया है। आप बता दें कि इनमें 2 माओवादी पर 2 लाख और 2 पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं आत्मसमर्पित माओवादी दरभा डिवीजन के कटे कल्याण केरलापाल और मालंगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे, जिसके बाद अब तक इस अभियान के तहत 202 इनामी समेत कुल 877 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये चारों आत्मसमर्पित करने के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है। जो कोसा माडवी है वो कई घटनाओं में शामिल था। जैसे आत्मसमर्पित माओवादी लोकेश को 999 पिस्टल से 2020 में मारा गया था, उस वाले घटना में भी शामिल था। और जन अदालत लगाकर जो मारपीट करने वाले काफ़ी मामलों में ये शामिल था। साथ ही साथ ये जनवरी जो है 2023 में गोविंदा डोमिनपारा और सीमेल में हुए मुठभेड़ों में भी काफ़ी सक्रिय रहा। ये लोग आज हमारे सामने आके आत्मसमर्पित किए और इनको शासन के द्वारा दिए जाने वाले सभी पुनर्वास नीति के तहत जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो सब दिया जाएगा और 25,000 का कैश और अन्य सुविधा भी तुरंत उपलब्ध किया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के डोंगरिया गांव में जिला प्रशासन ने आवास मेला कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि कार्यक्रम में नए आवासों का भूमि पूजन किया गया और पूर्ण आवासों का सांकेतिक गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान जिले में 27,608 स्वीकृत आवासों में से 25,180 पूर्ण हो चुके हैं। वहीं मंत्री ने आवास योजना में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी और 1 साल के भीतर आवास अनिवार्य बताया है। उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने का निर्देश भी दिया है। लोगों का चयन किया गया है जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। ऐसे लोगों के 100% मकान की आवास की स्वीकृति पूरे देश में कर दी गई है। उसमें पेंड्रा गौरेला जिले में भी लगभग 1000 ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, जिसमें बैगा जनजाति के लोग उसमें शामिल हैं। इसी प्रकार से पूरे जिले में 15,837 मकान की स्वीकृति किया गया है, जिसमें से 14,000 से ऊपर लोगों के खाते में 40,000 प्रति व्यक्ति खाते में पैसे भी डाल दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब प्रधानमंत्री आवास बनना चालू हो जाएंगे तो पूरा हमारा ग्रामीण क्षेत्र में एक स्वरोजगार के लिए भी लोगों को काम मिलेगा, साथ ही लोगों का जो सपना है पक्का मकान बनाने का वो पूर्ण हो सके। लोगों का चयन किया गया है जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। ऐसे लोगों के 100% गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पदगावा के पास भारी मात्रा में लाखों का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से 1 वाहन, 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। शासन के निर्देश से लगातार गांजा तस्करों पे कड़ा प्रहार जीपीएम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ये इस महीने की तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें लगभग 2 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 41 लाख रुपीस है और बाकी गाड़ी बरामद की गई है। और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों जिनका नाम राम प्रसाद यादव और सोनू पांडे है, अनूपपुर के स्थायी निवासी हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और ये कंसाइनमेंट उड़ीसा से होके, छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों से होके फाइनली एमपी तक ये कंसाइनमेंट जा रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले महीने में लगभग 11 तस्करों को जेल भेजा गया है और 5 क्विंटल के लगभग गांजा बरामद किया गया है और लाखों के जो ट्रांजैक्शंस
इनके बैंक अकाउंट्स में पाए गए हैं, वो सभी आरोपियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। शासन के निर्देश से बस्तर में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली पांडु सहित 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। ये सभी बस्तर जिले के एसपी शलभ सिन्हा के सामने सरेंडर हुए। वहीं पांडु, जो 2014 से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था, कांगेर वैली कमेटी में माचकोट एलओएस सदस्य रहा है। साथ ही पुलिस पर फायरिंग और सड़क का निर्माण को नुकसान पहुंचाने की घटना में शामिल था। कोरबा के वार्ड 35 बालको में आदर्श गरबा और डांडिया उत्सव समिति ने पहले साल इस आयोजन की शुरुआत की। बता दें कि पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद हितानंद अग्रवाल और विशेष अतिथि नीतीश डालमिया उपस्थित रहे। वहीं इस उत्सव में रूबी तिवारी, अर्चना रुनीझा, विजय गुप्ता और अन्य समाज सेवियों ने भी भाग लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रही मतगणना के रुझानों पर कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के पक्ष में माहौल बना है और प्रदर्शन अच्छा रहा तो बीजेपी की भारी बहुमतों से जीत होगी। जिस प्रकार से अभी रुझान दिख रहे हैं, यह स्पष्ट है कि हरियाणा में पुरानी बस्ती पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर अवैध रूप से चाकू रखने वाले चाकूबाज को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते और लखन पटेल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। रायपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बता दें कि यह अभियान गरबा आयोजनों, दुर्गा पंडालों और मेला चौक चौराहों पर चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर जागरूकता संबंधी पैम्पलेट वितरित किए गए। वहीं अब तक 2700 से अधिक छात्राओं और आम लोगों को जागरूक किया गया और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के बयानों पर कुछ कहना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा ने विकास को चुना है, वहीं जो अब सबके सामने है। साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है। पार्टी क्या करती है इस पर मुझे नहीं कहना, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। पर हरियाणा की जनता ने इन सब को
पीछे छोड़ते हुए विकास का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा किया है, तो ये निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है इस पर मुझे नहीं कहना, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। पर हरियाणा की जनता ने इन सब को पीछे छोड़ते हुए विकास का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा किया है, तो ये निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव समय पर होंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। साथ ही साव ने बताया कि सरकार की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार शहर के सिटी कोतवाली थाने में तंत्र मंत्र का झांसा देकर आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियों का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी खुद को हिंदू बताकर न केवल लड़कियों बल्कि लड़कों को भी जादू टोना सिखाने के नाम पर झांसे में लेता था। आरोपी का नाम साहिल खान बताया जा रहा है, जो खुद राजू सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बना रखा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में लव जिहाद, दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले दर्ज कर पुलिस आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली में एक रिपोर्ट आई जिसमें एक पीड़िता ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ में एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपा करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया है और तंत्र मंत्र करने के बहाने उसमें उसके साथ में धोखाधड़ी की है। तो महिला के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी लड़कियों के साथ में ये अभी जांच का विषय है। जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी तो ये तथ्य जो भी होगा सामने निकल कर जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ प्रकाश में आता है कि अन्य के साथ में भी धोखाधड़ी हुई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कोतवाली में एक रिपोर्ट आई जिसमें एक पीड़िता ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ में एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपा करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया है और तंत्र मंत्र करने के बहाने उसमें उसके साथ में धोखाधड़ी की है। तो महिला के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी लड़कियों के साथ में ये अभी जांच का विषय है। जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी तो ये तथ्य जो भी होगा सामने निकल कर जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ प्रकाश में आता है कि अन्य के साथ में भी धोखाधड़ी हुई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कोतवाली में एक रिपोर्ट आई जिसमें एक पीड़िता ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ में एक व्यक्ति। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चैंपियनशिप 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने एयर पिस्टल और राइफल से निशाना साधते हुए बताया कि वे एनसीसी के कैडेट रहे हैं। वहीं साव ने पत्रकारों को सलाह दी कि काम के तनाव को कम करने के लिए हर किसी को एक हॉबी रखनी चाहिए और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह पत्रकारों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस दौरान प्रतियोगिता में रायपुर प्रेस क्लब और पुलिस विभाग के कई अधिकारी और पत्रकार शामिल रहे। मैं स्कूल में और बाद में कॉलेज में एनसीसी का कैडेट था, तो उस समय शूटिंग सिखाया जाता था। उस समय की थोड़ी सीखी हुई चीज सलामत है ऐसा आज लगा है। तो निशाना तो सही जगह पे लगी है और मुझे बड़ा आनंद आया है आज फिर से वो पुरानी याद ताजा करके। मैं स्कूल में और बाद में कॉलेज में एनसीसी का कैडेट था, तो उस समय
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि दोनों राज्यों में उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर था। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक रही, लेकिन हरियाणा में परिणाम निराशाजनक रहे हैं। यहाँ लोग, खासकर किसान वर्ग, नाराज थे। इसके अलावा अग्निवीर, युवा वर्ग और महिलाएं भी सरकार से असंतुष्ट थीं, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला। देखिए, चुनाव परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित आ रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी बनने जा रही है। दोनों राज्यों में लोगों का जो रुझान था वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो ठीक रहा। हरियाणा अप्रत्याशित है पूरी तरह से, जहाँ पर सारे लोग नाराज थे सरकार से, सारे किसान वर्ग नाराज रहे, सब हमारे अग्निवीर जवान लोग, युवा लोग बहुत ज़्यादा नाराज रही सरकार से। इसी तरह से पहलवान का भी इशू था वहाँ पर, महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिला उस सरकार में। देखिए, चुनाव परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित आ रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दोनों जगह शुरुआती रुझान से ही स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। पूरे देश में नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। चारों ओर माता के पंडाल सजे हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के खुर्सीपार के श्रीराम मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा के पंडाल में जाकर माता की आरती की और छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की।
माता रानी विराजी हैं और सभी पंडालों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल सुपेला गया था, वहाँ गंगा आरती भी हुई और यहाँ भी आया माता जी की पूजा अर्चना किया खुशी पार में। तो सब जगह इसी प्रकार का वातावरण, अभी कुमारी भी गया था। तो लगातार सब जगह जाओ और सभी श्रद्धालुओं के हर पंडाल में जहाँ जहाँ माता विराजी हैं सभी जगह हजारों लाखों की भीड़ है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा समिति में सभी को निमंत्रण देते हैं कि आ जाए और क्या बोलते हैं अपना देखे और एंजॉय करे। तो उसी हिसाब से हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया था। तो ये उनका बड़प्पन है कि क्या बोलते हैं हमारी समिति में आकर के पूरे समिति के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किए और पंडाल और क्या बोलते हैं अंदर की व्यवस्था की बहुत तारीफ की। जगदलपुर के बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले दशहरा उत्सव में मीना बाजार का आयोजन किया गया, जिसका प्रवेश शुल्क अधिक होने का कारण दूरदराज से आते ग्रामीण बाजार का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने बताया कि बस्तर दशहरा को देखने पूरे परिवार के साथ दूर दराज से ग्रामीण आते हैं और मनोरंजन के लिए मीना बाजार भी जाते हैं, लेकिन इसका शुल्क अधिक रखा गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। से दंतेवाड़ा जाने वाले के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध हो नहीं पाती, जाने के लिए भी नहीं, आने के लिए भी नहीं। उसमें भी बेचारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी दशहरा में आने के लिए पैसा खर्च करके आना पड़ता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। रही बात बाहर से लोग दशहरा मनाने के लिए जगदलपुर में ये मीना बाजार या अन्य बहुत प्रकार के जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान लगाते हैं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ बस्तर वासियों का लूट होता है। ये ऐतिहासिक दशहरा बस्तर में 75 दिन का मनाया जाता है। दूर दराज ग्रामीण अंचल से हमारे आदिवासी समाज बहुल समाज है। लोग अपनी संस्कृति को देखने, समझने और सोचने के लिए आते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लिए शासन प्रशासन या जो यहाँ दशहरा जो समिति है वो कोई विशेष सुविधा या उनके खान पान पे ना ही उनके व्यापार व्यवसाय के लिए कोई सोच नहीं रखती। ऐसे अवसरों पर मीना बाजार लग रहा है तो हमारे ग्रामीणों को निःशुल्क प्रवेश होना चाहिए, लूटमार नहीं होनी चाहिए। ये शासन प्रशासन को इसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हम तो पुरजोर इसका हम विरोध करते हैं। जो इतने बड़े यानी 30 रुपया का जो निर्धारण किस आधार पर किया गया है, अन्यथा हम शासन प्रशासन को ये मीना बाजार को बंद कराने के लिए हम कल से पहल करें। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नेतृत्व दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग कर रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत पुलिस ने अपने सभी वाहनों पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 का स्टिकर लगाया है और लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का अनूठा प्रयास किया है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी पहुंचाना है, ताकि उन्हें साइबर अपराधों से बचाया जा सके। साइबर जागरूकता पखवाड़ा हमारे यहाँ इस दुर्ग जिले में और पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के आदेश से चल रहा है। तो इसमें तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर जितनी भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, सब पर हम एक स्टिकर चिपका रहे हैं जिसका नंबर, जिसमें कि 1930 जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग का जो टोल फ्री नंबर है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से यही निवेदन है कि कृपया 1930 जो नंबर है इसको अपने दिल में उतारें। अगर आपको कहीं भी कभी भी साइबर क्राइम के आप शिकार होते हैं, जहां आपको साइबर क्राइम होने की आशंका लगती है, तो 1930 पर रिपोर्ट करें। आपकी शिकायत वहां तत्काल दर्ज की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके साथ जो फ्रॉड अगर हुआ है तो उसका पैसा आपको वापस तत्काल दिलाया जा सके। साइबर जगदलपुर में कुछ इवेंट आयोजकों की ओर से गरबा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि गरबा स्थान पर रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे तेज आवाज में बजाए जा रहे थे,
साथ ही वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी इवेंट में शामिल होकर लौट रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर को बंद नहीं किया गया। वहीं आयोजकों की ओर से अब भजन के स्थान पर हिंदी फिल्म के गाने बजाए जा रहे हैं, जिससे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। श्रद्धालुओं ने आवेदन दिया था, उसको हमने पुलिस से अनुमति लिया। पुलिस के हिम्मत का हमने कुछ गरबा संस्थानों को या कुछ श्रद्धालु आए थे उनको हमने परमिशन जारी किया है। परमिशन में जो शर्त राज्य सरकार ने जो पहले निकाले थे सभा रैली जुलूस करने, उसी के आधार पे हमने जारी किया है। आप अधिकतम जो कोर्ट का गाइडलाइन है उसी के अनुसार आप 10 बजे बाद आप तक का ही समय उनको दिया गया है। यदि सर इस प्रकार कोई सूचना आती है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। की जो अनुमति है सभी कार्यक्रम में, जो भी रिलीजियस है या फिर नॉन रिलीजियस जितने भी कार्यक्रम है, उसकी निर्धारित एक समय है, वो है 10 बजे तक का। और उसकी जो ध्वनि का जो लेवल है वो भी एक निर्धारित है नॉइस पोल्यूशन रूल्स के अंदर, वो भी एक गाइडलाइन उसकी बनी हुई है। तो हम अनुमति दे ही नहीं सकते किसी को 10 बजे तक बजाने के लिए। तो हम जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अनुमति रहेगी वो 10 बजे तक ही रहती है। तो अभी फ़िलहाल जैसे जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी दुर्गा पूजा भी हो रही है, गरबा भी ऑर्गेनाइज हो रहा है और तरह तरह के और भी जगराता वगैरह शहर के अंदर चल रहे हैं। तो जिसने भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है, हमने सभी को यही निर्देश दिया है कि 10 बजे से के बाद जो है वो अलाउड नहीं है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम निर्धारित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आवेदन। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।